नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर सारथी कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंज्यूमर बिहेवियर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस किया है। आज जो हमारी क्लास है वो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि समसीमांत उपयोगिता नियम। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज की क्लास की जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, अजम्पशन ऑफ द लॉ, अदर नेम क्या है इसकी क्रिटिसिज्म क्या है यानी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की, और इसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या है। तो करते हैं शुरू। अब तक जो हमने पढ़ा है उसका एक बार हम रिकेप कर लेते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे यूटिलिटी को। यूटिलिटी क्या होती है? द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। और यूटिलिटी के मेजरमेंट करने के दो अप्रोच हमने बताए, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम नंबर में क्या करते हैं, यूटिलिटी को डिस्कस या मेजर आउट करते हैं, जबकि ऑर्डिनल में हम इसको रैंक में मेजर आउट करते हैं। कार्डिनल अप्रोच पे बेस्ड हमारे दो लॉ थे, DMU लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और ऑर्डिनल पे हमारा जो लॉ है वो रहेगा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो अब तक हमने DMU को डिस्कस कर लिया, यूटिलिटी को डिस्कस कर लिया। आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों वो है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यानी समसीमांत उपयोगिता नियम। DMU गॉसियन का पहला नियम था, जबकि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी गॉसियन का कौन सा नियम है? सेकंड लॉ है। इसको दूसरा नियम भी बोला जाता है। इसमें क्या है कि जैसे कंज्यूमर है, हमने देखा कि कंज्यूमर के पास इनकम क्या होती है? लिमिटेड होती है। लिमिटेड इनकम से वह क्या करना चाहता है? अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है। क्योंकि हमने ये प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, या कार्डिनल जो यूटिलिटी एनालिसिस है उसकी मेन जो एजम्पशन है वो यही है कि हमारा कंज्यूमर क्या है? रेशनल है। हमारा कंज्यूमर रेशनल कंज्यूमर है। रेशनल कंज्यूमर का मीनिंग होता है कि जो अपनी लिमिटेड इनकम को बहुत सोच समझकर कैलकुलेशन करके खर्च करता है, उसको बोलते हैं रेशनल कंज्यूमर। यानी ये नहीं कि वह कंजूस है, नो। रेशनल का मतलब उसके पास लिमिटेड इनकम है तो वह एक कमोडिटी को क्यों छोड़े और उसकी जगह दूसरी कमोडिटी को वह क्यों ले, इसकी वह बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करता है और अपने सेटिस्फेक्शन को क्या करना चाहता है? मैक्सिमम करना चाहता है। तो कंज्यूमर हमारा रेशनल है तो वह अपनी लिमिटेड इनकम को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव करने के लिए इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो? मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल, एक कंज्यूमर है, वह अपनी जो इनकम है उसको दो कमोडिटी पे क्या करना चाहता है? खर्च करना चाहता है, X और Y पे। तो जब वह ऐसा करेगा या ऐसा करना चाहेगा तो उसका ये व्यवहार दो बातों से क्या होगा? इफेक्ट होगा। पहली बात तो X और Y की क्या? मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंड चीज X और Y की प्राइस, यानी उन दोनों कमोडिटी की प्राइस क्या है, उन दोनों कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी क्या है। तो फिर वह उस पर जो खर्च करेगा उस खर्च की वह क्या निकालेगा? मार्जिनल यूटिलिटी। यानी पर्टिकुलर एक कमोडिटी से उसको क्या यूटिलिटी मिल रही है, उसको वह उसकी प्राइस के साथ क्या करेगा? प्रोपोर्शनेट करेगा। ठीक उसी हिसाब से वह वाई को भी क्या करेगा? प्रोपोर्शनेट करेगा। तो वह ये चीज को फाइंड आउट करेगा। उसके बाद जिस कमोडिटी की ज्यादा यूटिलिटी होगी उसको वह उसकी जगह क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करके यूज करेगा। यदि अगर ऐसा हो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या है? ज्यादा है किससे? वाई से। तो वह किसको ज्यादा परचेज करेगा या किस पे ज्यादा वह फोकस करेगा? एक्स पे फोकस करेगा। और ऐसा वह तब तक करते जाएगा जब तक कि दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के प्रोपोर्शन में क्या ना हो जाए? इक्विवेलेंट ना हो जाए। यानी कि कहने का मतलब कंज्यूमर हमारा रेशनल है, वह एक्स को वाई से क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा। जब तक सब्स्टिट्यूट करेगा जब तक इन दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी इनकी प्राइस के प्रोपोर्शन में क्या ना हो जाए? इक्विवेलेंट ना हो जाए। यही लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की क्या है? मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है। यही लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमें बताता है कि एक कंज्यूमर एक टाइम पे जब मोर देन वन कमोडिटी का कंजप्शन करता है तो वह उनमें हमारे अपने जो लिमिटेड इनकम है उसको किस तरीके से डिवाइड करता है। किस तरीके से डिवाइड करेगा? ताकि दोनों की जो यूटिलिटी है या जितनी भी कमोडिटी को वह यूज कर रहा है उन सबकी जो लास्ट मनी ऑफ क्वांटिटी स्पेंड कर रहा है तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उनके प्राइस में क्या हो? इक्विवेलेंट हो। बढ़ते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन पे। When other things being equal, according to this law, a consumer should spend his limited income on different items in order to derive maximum satisfaction in such a manner that marginal utility
डिराइव्ड फ्रॉम दीज आइटम्स एंड देयर प्राइसेस आर इक्वल, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स उसकी प्राइस में, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और उसकी प्राइस में, और अगर जेड भी वही यूज कर रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड और उसकी प्राइस में, इन सब के प्रोपोर्शन में वो एक दूसरे के क्या हो, इक्विवेलेंट हो, वहीं पर उसे क्या मिलेगी, मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन मिलेगी। यही इसकी मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है। और अगर अपन इसकी ओल्ड इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ओल्ड इंटरप्रिटेशन क्या बोलती है, सिर्फ उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है पर्टिकुलर कमोडिटी की, वह क्या होनी चाहिए, एक दूसरे की इक्विवेलेंट होनी चाहिए। उन्होंने प्राइस के ऊपर इस पे बात नहीं करी थी ओल्ड इकोनॉमिस्ट ने, जबकि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट इसकी प्राइस के साथ क्या करता है, इसका प्रोपोर्शन देखता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर है, उसके पास टोटल इनकम कितनी है, 24 रुपये, वह 24 रुपीज एक्सपेंसेड या एक्सपेंस करना चाहता है दो कमोडिटी पे, एक्स और वाई। एक्स की जो प्राइस है वो है ₹2 पर यूनिट और वाई की है ₹3 पर यूनिट। एक यूनिट से एक्स के मिलने वाली कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 20, फिर दूसरे से 18, 16, 14, 12 और 10। ठीक इसी हिसाब से वाई से 24, 21, 18, 15, 12 और 9। ये इसकी ओल्ड इंटरप्रिटेशन है। उसमें वो ये बोलते हैं कि वह अपनी मनी को इस तरीके से खर्च करेगा कि लास्ट यूनिट से उसको क्या मिलने, तीनों से मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो, इक्वल हो। जबकि मॉडर्न इंटरप्रिटेशन उसके साथ इसकी प्राइस का क्या करती है, प्रोपोर्शन बनाती है। तो हम इसकी प्राइस के साथ प्रोपोर्शन बनाते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस कितनी है एक्स की, ₹2 और वाई की कितनी है, ₹3। तो हम 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 10, फिर 9, 8, 7, 6 और 5। ठीक इसी हिसाब से 8, 7, 6, 5, 4 और 3। तो हमने इसकी प्राइस के साथ क्या किया है, प्रोपोर्शन किया है। अब हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और प्राइस ऑफ वाई एक दूसरे के क्या हो, इक्वल। जैसे अगर इस एग्जांपल की बात करें तो जब वह पहली बार कोई भी यूनिट परचेज करेगा तो वह वाई की बजाय किसको खरीदेगा, एक्स को, क्योंकि एक्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसके प्राइस के प्रोपोर्शन में वो वाई से क्या है, ज़्यादा है। सेकंड में भी वह किसको खरीदेगा, वाई को खरीदेगा, सॉरी एक्स को खरीदेगा, क्योंकि पहली यूनिट के मुकाबले अब भी वाई एक्स क्या है, ज़्यादा है। थर्ड में वह अपना पैसा कहाँ खर्च करेगा, एक्स पे, वाई पे, सॉरी पहला वह खर्च करेगा एक्स पे, दूसरा भी खर्च करेगा वाई पे, सॉरी एक्स पे, और तीसरा वह आएगा वाई पे, फिर चौथा फिर से किस पे, एक्स पे, फिर पांचवा वाई पे, फिर छठा एक्स पे, फिर वाई पे, फिर एक्स पे, और फिर वापस एक्स पे। यहां तक उसके पास कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, 24 उसकी इनकम खर्च हो जाएगी। यानी कि वह एक्स की कितनी क्वांटिटी लेगा, 6, और वाई की कितनी क्वांटिटी लेगा, 4। तो 6 क्वांटिटी लेगा, एक क्वांटिटी ₹2 की है तो कितने हो गए टोटल 12, और यहाँ पे ₹3 की है तो 12, यानी उसके टोटल कितने खर्च हो जाएंगे, 24। ये इसका मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन का पॉइंट है। यानी एक्स की ये सारी जो यूटिलिटीज है इनका टोटल प्लस वाई की इन 4 का टोटल इस टेबल का मैक्सिमम टोटल है, मैक्सिमम। सो हम ये कहेंगे कि वह कंज्यूमर क्या होना चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फाई होगा। और मैक्सिमम सेटिस्फाई कहाँ होगा, जहाँ पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई उनकी प्राइस में एक दूसरे के क्या हो, इक्वल हो, जो कि कितनी है 12, ये भी 12, और यहाँ पे कितनी होगी 24। तो जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमें यही बताता है कि इस इक्वेशन पे जब तक वह कंज्यूमर इस इक्वेशन पे नहीं आएगा तब तक वह एक दूसरी कमोडिटी को एक दूसरे से क्या करता जाएगा, सब्स्टिट्यूट करता जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अजम्पशन ऑफ द लॉ। इस लॉ की वही अजम्पशन है जो हमने पीछे DMU की अजम्पशन को देखा था, सिर्फ एप्रोप्रिएट कंजप्शन और कंटिन्यूस कंजप्शन को छोड़ देते हैं और एक होमोजेनियस प्रोडक्ट को इनको छोड़ देते हैं। बाकी दोनों की जो अजम्पशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो आप इन अजम्पशन को डिटेल में देखना चाहते हो तो DMU की क्लास में आप वहाँ पे देख सकते हो। तो मेजरली यही है, कार्डिनल यूटिलिटी यानी कि नंबर फॉर्मेट में, MU मनी की कांस्टेंट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट MU होनी चाहिए, रेशनल कंज्यूमर है, कोई वेट में टेस्ट में इनकम में चेंज ना हो, सब्स्टिट्यूट की प्राइस में चेंज ना हो। आल्सो नोन एज, इस जो लो है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसके अदर नाम क्या है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लो के अदर नेम्स क्या है। तो कई बार एग्जाम में जो नेट वगैरह की एग्जाम है, नेट JRF वाली एग्जाम है, PhD एंट्रेंस एग्जाम है,
असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे जो मैच मेकिंग के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं मैच मेकिंग में। तो लेफ्टविच जो अर्थशास्त्री रहे हैं उन्होंने इस लॉ को क्या बोला है, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यानी एक कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को क्या करना चाहता है, अधिक करना चाहता है, तो इसको अधिकतम सेटिस्फेक्शन का लॉ बोला है लेफ्टविच ने। प्रोफेसर हिब्डन ने इस लॉ को बोला है लॉ ऑफ रेशनल कंज्यूमर, क्योंकि हमारा कंज्यूमर क्या है, विवेकशील है। विवेकशील कंज्यूमर यानी रेशनल कंज्यूमर, जिसका मतलब क्या है, अपनी सेटिस्फेक्शन को क्या करने वाला, मैक्सिमम करने वाला। तो प्रोफेसर हिब्डन ने इसको लॉ ऑफ रेशनल कंज्यूमर बोला है। वहीं रॉबिन्स ने इसको लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स बोलकर इस लॉ की महत्ता को बहुत बड़ा बताया है। यानी कि लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का नियम, ऐसा नियम जो अर्थशास्त्र के हर एरिया में, हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में क्या हो, अपना महत्वपूर्ण रोल रखता हो, इंपॉर्टेंट रोल बताता हो, वह लॉ क्या है, लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। क्योंकि इकोनॉमिक्स की जो कोर बात है वो हमने क्या पढ़ी थी कि इकोनॉमिक्स की जो सोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड। और इकोनॉमिक्स में जो हम काम करना चाहते हैं, जो हमारी वांट है वो क्या है, अनलिमिटेड। तो हम लिमिटेड सोर्सेज है, अनलिमिटेड वांट को कैसे सेटिस्फाई करें, वही कंज्यूमर वाली बात कि वह अपनी लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे डिराइव करना चाहिए। तो जहाँ पे भी ये जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाली बात आती है वो इकोनॉमिक्स के हर एरिया में आती है, तो रॉबिन्स ने इसको लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स बोला है। इसके अलावा मॉडर्न इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि और इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो ये कहती है मार्जिनल यूटिलिटी वाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड एक दूसरे के क्या हो, इक्वल हो, कि वहीं पे कंज्यूमर क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फाई होगा। जबकि इसकी मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है वो क्या कहती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स उसकी प्राइस के साथ प्रोपोर्शन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई उसकी प्राइस के साथ प्रोपोर्शन, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड और उसकी प्राइस के साथ प्रोपोर्शन, ये तीनों एक दूसरे में क्या हो, इक्विवेलेंट हो, वहाँ पे वह क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। यानी कि उनकी प्राइस के साथ प्रोपोर्शन में क्या होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होनी चाहिए। इसलिए इसका क्या नाम है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसके अलावा इसको लॉ ऑफ कंजप्शन बोला गया है, सेकंड लॉ ऑफ गॉसियन है, और लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। यानी कि ये लॉ हमें बताता है कि एक कंज्यूमर एक्स कमोडिटी को वाई की जगह क्यों यूज करता है। यानी कि वह तब तक यूज करता है जब तक कि दोनों की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो एक दूसरे के क्या नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए। इसलिए इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। यानी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हमने क्या जाना कि हम यूटिलिटी को किस में डिस्कस करते हैं, नंबर फॉर्मेट में, यानी कि 1 2 3 4 एटसेट्रा। अब वही चीज सबसे बड़ी बात है कि ये 1 2 3 4 मार्शल ने कहा कि ये प्राइस से रिलेटेड है, कि जिस कमोडिटी के हमने जितनी प्राइस हम स्पेंड करते हैं वही उसकी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। वहीं फिशर ने इसको क्या बोला, यूटिल्स बोला। तो दोनों में ही जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है वो सहमत नहीं है कि हम यूटिलिटी को कैसे बता सकते हैं कार्डिनल फॉर्मेट में। ये तो एक फीलिंग है, तो इसकी कई बातों से इसकी क्या की गई है, क्रिटिसाइज इसको किया गया है। तो हम देखते हैं 1 बाय 1। यूटिलिटीज सब्जेक्टिव, यूटिलिटी क्या है, सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। तो जब पर्सन टू पर्सन चेंज होती है तो हम एक पूरे मार्केट के लिए हम बता नहीं सकते कि कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, वो इस अप्रोच से नहीं बता सकते। ये कह के भी इसकी क्या है, क्रिटिसिज्म हुई है। इसके अलावा यूटिलिटी है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। यानी कि आप बता रहे हो यूटिलिटी 1 2 3 4 नंबर में आ रही है, तो हम कैसे बता सकते हैं, जबकि हमारी यूटिलिटी तो क्या है, एक फीलिंग है। फीलिंग को आप नंबर में कैसे बता सकते हो। यानी कि आप खाना खा रहे हो, तो जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था कि आप रोटी खा रहे हो, पहली रोटी से आपको 12 की इक्वल यूटिलिटी मिलती है, दूसरी से आपको 8 की इक्वल, तीसरी से आपको 3 की इक्वल। तो ये जो 12 है, 8 है, ये 3 है, ये क्या है, नंबर है। तो आप कैसे बता सकते हो कि पहली रोटी से आपको 12 ही मिली। तो ये जो अनरियलिस्टिक जैसा यहाँ पे फील होता है, क्योंकि यूटिलिटी तो क्या है, फीलिंग है, और आप फीलिंग्स को नंबर में कैसे बता सकते हो। तो यह इसकी क्या रही है कि मेजर क्रिटिसिज्म इसकी रही है। फिर है एवरी कमोडिटी इज नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी यानी जितनी भी जो कमोडिटी है वो इंडिपेंडेंट यूटिलिटी नहीं रखती। जैसे फॉर एग्जांपल आप खाना खा रहे हो, तो क्या खाना अकेले में आप रोटी खा रहे हो, सब्जी भी तो है उसके साथ, और भी कुछ आप अगर आपने अच्छा मिठाई ले रखी है, चावल ले रखे हैं, रायता ले रखा है, तो इन सब का जो कलेक्टिव है वही क्या है, उस खाने की
यूटिलिटी है। आप पर्टिकुलर एक रोटी की बात करो तो आप रोटी की यूटिलिटी नहीं बता सकते, या रोटी की यूटिलिटी खाने से क्या नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यानी रियल जो वर्ल्ड है वहाँ पे हम मोर देन वन यूटिलिटी के एक कंजप्शन करते हैं, उनका ग्रुप बना के कंजप्शन करते हैं, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं बता सकते। ठीक उसी हिसाब से जैसे आप कोई पेन यूज कर रहे हो तो पेन की यूटिलिटी किस पे डिपेंड करती है, उसकी इंक के साथ भी इसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी है या नहीं है। आप किसी मोबाइल को आप यूज कर रहे हो तो उस मोबाइल के साथ जो नेटवर्क आ रहा है तो वह नेटवर्क की यूटिलिटी के साथ काम करता है। तो इंडिपेंडेंट सब कुछ नहीं है, कई कमोडिटी में डिपेंडेंट यूटिलिटी मिलती है। फिर है MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी कांट बी एस्टिमेटेड इन ऑल कंडीशन। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि किसी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट से, किसी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट के कंजप्शन से मिलने वाली यूटिलिटी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल आप कार क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, आप कार लेके आए हो, तो कार तो आप एक ही परचेज करोगे, इसकी एडिशनल यूनिट आप नहीं लाओगे। तो जब एडिशनल लाओगे नहीं तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी को आप कैसे बता पाओगे। तो सारी सिचुएशन में आप क्या नहीं बता सकते, मार्जिनल यूटिलिटी नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ कमोडिटी क्या होती है, डिविजिबल होती है, और कुछ कमोडिटी क्या होती है, इनडिविजिबल होती है। जो इनडिविजिबल कमोडिटीज है उनमें आप इन चीज़ों को नहीं बता सकते कि पर्टिकुलर कितनी कमोडिटी या कितनी यूटिलिटी उस कमोडिटी से हमें मिल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ये इस लॉ की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है। मार्शन ने कहा कि जो हम यूटिलिटी बताते हैं वो किस में बताते हैं, उस कमोडिटी की प्राइस के साथ। प्राइस क्या है, मनी, और मनी इसका मतलब मार्शल ये कहते हैं कि यूटिलिटी को मेजर आउट करने का जो पैमाना है वो क्या है, मनी ही है। और ये कहते हैं कि ये जो मनी है इसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कांस्टेंट। ये रियल में हो ही नहीं सकता कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी क्या रह जाए, कांस्टेंट रह जाए। फॉर एग्जांपल कोई कमोडिटी 10 रुपए की आती है, उसके प्राइस डिक्रीज होकर कितनी हो गई, 8 हो गई, तो कंज्यूमर को यहाँ पे कितने रुपए की अब बचत होने लगी, एक तरीके से देखा जाए 2 रुपए की हो गई। तो उसकी जो रियल इनकम है वो 2 रुपए से क्या हो गई, बढ़ गई। बस ये थ्योरी इसी चीज को क्या करती है, नेगलेक्ट करती है। तो क्योंकि जब मनी आपके पास वो रियल इनकम बढ़ रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी उसकी चेंज होगी ही होगी। और इस थ्योरी ने ये मान लिया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, अनचेंज्ड है या कांस्टेंट है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस नेग्लेंसी के चक्कर में ही इस यूटिलिटी को इस अप्रोच को बहुत ज़्यादा क्या किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है। टू मेनी अजम्पशंस, हमने पीछे भी देखा, हमने DMU की क्लास में भी देखी, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की बहुत सारी क्या है, अजम्पशन है कि कंटिन्यूस कंजप्शन होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, रेयर कमोडिटी ना हो, प्रेस्टिजियस ना हो, मेंटल पोजीशन में, हैबिट में, इनकम में, प्राइस में, इनमें क्या नहीं हो, चेंज नहीं हो। तो एक लंबी सी क्या है इसकी अजम्पशन की लिस्ट है। तो उनके चलते इसकी अजम्पशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा अजम्पशंस हो गई, और उस अजम्पशन के सामने इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये बहुत कम फील होती है। तो ये कह के भी इसकी क्या की गई है, क्रिटिसाइज इसको किया गया है। इसके अलावा ये इनकम इफेक्ट को और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को सेपरेट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि ये मानता है कि प्राइस में क्या नहीं होनी चाहिए, चेंज ना हो, क्योंकि प्राइस को इसने कांस्टेंट माना है। तो प्राइस जब कांस्टेंट रहेगी तो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का सेपरेशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्राइस अगर चेंज हुई तो या प्राइस को चेंज होना है तो सीधा का सीधा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होगी, चेंज होगी। और इस थ्योरी ने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को क्या मान लिया है, कांस्टेंट मान लिया है। क्योंकि जबकि ड्यूरिंग द कंजप्शन प्राइस में क्या होता है, चेंज भी होता है, कंज्यूमर का इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट ये सारा भी जाना जाता है, ये इन सारों को भी एनालिसिस करना होता है। तो ये सारी क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की क्या है, क्रिटिसिज्म है। तो खूब सारी क्रिटिसिज्म है, और इसके चलते जो नया अप्रोच डेवलप हुआ वो था ऑर्डिनल अप्रोच, जिसमें अजम्पशंस क्या है, कम है, और उसका जो डिस्कशन का जो पैटर्न है वो नंबर पैटर्न नहीं होके क्या है, रैंक पैटर्न है, जो कि ज़्यादा रियलिस्टिक फील होता है। उसकी जो अजम्पशन है वो थोड़ी रियलिस्टिक है, और कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की जो अजम्पशन है वो मोस्टली क्या है, इन रियलिस्टिक है। इसके चलते इसको बहुत ज़्यादा क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है। तो आगे बढ़ते हैं अब इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, नेट JRF,
जहाँ पे इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट के तौर पे होते हैं, वहाँ पे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करते हैं डिस्कस। मार्शल यूज द मनी फॉर मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि मनी, मार्शल ने मनी को किस में यूज किया है, उस यूटिलिटी के मेजरमेंट के एक मेथड के तौर पे यूज किया है। और MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नॉट कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट नहीं रहती, यही इसकी क्या है मेन ड्रॉबैक रही है, या मेन क्रिटिसिज्म इसकी यही रही है। हालांकि कई सारी क्रिटिसिज्म है, लेकिन अगर मेन क्रिटिसाइज की बात करें तो जब ऑप्शनल क्वेश्चन आए उनमें कई तरह की क्रिटिसिज्म आपको बताए, तो उसमें जो मेन की अगर बात करें तो मेन वाली कौन सी है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नॉट कांस्टेंट। ये इसकी क्या है मेन क्रिटिसिज्म है। इसके अलावा फिशर ने यहाँ पे यूटिलिटी के मेजरमेंट के लिए क्या रखा था, यूटिल्स रखा था। यानी कि जो पीछे वाला एग्जाम्पल ले ले कि आपने रोटी खाई, पहली से आपको 12, दूसरी से 8, तीसरी से 3, ये जो नंबर आपको मिल रहे हैं फिशर ने इनको क्या बोला था, यूटिल्स बोला था, यूटिल्स। तो कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे आता है कि यूटिल किससे संबंधित है, यूटिल इज रिलेटेड फॉर। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये किससे है, यूटिलिटी से है, और ये किसने इजाद किया था, फिशर ने बताया था। ये भी छोटा क्वेश्चन कई बार आ जाता है। DMU शोज दी फुल सेटिस्फेक्शन। DMU से हम किसकी बात करते हैं, पूर्ण संतुष्टि की, जबकि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है, अधिकतम संतुष्टि यानी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और कंज्यूमर कहाँ फुल सेटिस्फाई होता है, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी क्या हो जाती है, 0। वहीं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को बताता है, जो कि बताता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X उसकी प्राइस के प्रोपोर्शन में, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y उसकी प्राइस के प्रोपोर्शन में एक दूसरे के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। वहीं पे कंज्यूमर क्या होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाए वहीं पे ही कंज्यूमर क्या होता है फुल सेटिस्फेक्शन। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फुल सेटिस्फेक्शन को बताता है, और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को बताता है। DMU एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिंगल कमोडिटी के कंजप्शन पे बेस्ड है, जबकि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मोर देन 1 कमोडिटीज के कंजप्शन पे क्या है बेस्ड है। यानी DMU सिर्फ सिंगल कमोडिटी की बात करता है और बाकी कमोडिटी के कंजप्शन को क्या मानता है कांस्टेंट। वहीं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एक साथ मोर देन 1 कमोडिटी के कंजप्शन की क्या करता है बात करता है। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए बात करेगा, और DMU किसकी बात करेगा, ओनली सिंगल कमोडिटी की सेटिस्फेक्शन के लिए, यानी कि फुल सेटिस्फेक्शन की बात करेगा कि हम पर्टिकुलर एक वांट को क्या कर सकते हैं एक टाइम पे फुल सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की थी अपनी ये क्लास, जिसमें हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को टोटली डिस्कस कर लिया है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है, इसके लॉज क्या है, इसकी एजम्पशन क्या है, और इसकी लिमिटेशंस या इसकी क्रिटिसिज्म क्या है। नेक्स्ट क्लास हमारी यही माइक्रो इकोनॉमिक्स में होगी, वो बेस्ड होगी ऑर्डिनल अप्रोच पे, जिसमें हम इंडिफरेंस कर्व को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हमारा एम है कि एक ही क्लास में टॉपिक को क्या करना है कंप्लीट करना है, उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उसको कॉलेज की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जुड़े रहिए करियर सारथी कोचिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।